भाई, तुम्हें 2 महीने की छुट्टी तो लेनी पड़ेगी। ऐसे कैसे तुम छोड़ के जा सकते हो मम्मी को? अगर तुम खिदमत नहीं करोगे मम्मी की तो कौन करेगा फिर? फरी, मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरा। अरे मैं तो माँ को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन माँ है कि वो मानती ही नहीं। अब तो खुद ही बता, मैं 2 महीने यहाँ कैसे रह सकता हूँ? तो भाई, भाभी को यहाँ पर छोड़ दो। कोई तो हो जो मम्मी की देखभाल करे। कौन करेगा मम्मी की देखभाल? अरे अभी मम्मी की आंख के ऑपरेशन को 1 हफ्ता ही हुआ है और तुम लोग चल दिए। कौन देखभाल करेगा मम्मी की? कम से कम 2 महीने खिदमत करनी चाहिए मम्मी की। 2 महीने का परहेज तो बनता है ना? अरे 2 महीने क्या, मैं तो 6 महीने अपनी माँ की खिदमत करने को तैयार हूँ, लेकिन माँ मेरे साथ चले तो ना। तुझे अच्छे से पता है भाई कि माँ पापा का तेरे साथ दिल नहीं लगता। वहाँ शहर में वो दोनों अकेले होते हैं, ना वो किसी को जानते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। तो कैसे रहेंगी माँ 6 महीने वहाँ पर? कैसे चली जाए माँ तुम्हारे साथ? भाभी को क्यों नहीं छोड़ते आप? भाभी को छोड़ दे यहाँ पर, कर लेंगी वो खिदमत मम्मी की। तू अच्छी तरह से जानती है फरा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, और कमल के बगैर बच्चे वहाँ कैसे रहेंगे? उन्हें कौन तैयार करेगा? उनका नाश्ता कौन बनाएगा? कमल के बगैर वहाँ पे गुजारा नहीं है। सब काम तो वो संभालती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि माँ मेरे साथ चले, वरना मैं क्यों जिद करता। मैं तेरी भाभी को तो पहले ही छोड़ देता, तेरे कहने से पहले ही। बस कर दो बेटा, तुम लोग आपस में ना झगड़ा करो। तुम अपने काम को देखो। तेरी माँ की खिदमत मैं खुद कर लूंगा। तू बस अपना काम संभाल, हमारी फिक्र छोड़ दे। बाबूजी, आप माँ को समझाएं, क्यों इनका दिल नहीं लगेगा वहां पर? वहां इनके पोते पोतियां हैं, कैसे नहीं लगेगा दिल? इन्हें बोले कि ये मेरे साथ चले, क्यों नहीं जा रही है मेरे साथ? बाबूजी, आपको तो पता है कि ऑफिस से इतने ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती, तो इसीलिए आप और माँ जी हमारे साथ चलो ना। अरे तुम सब लोग मेरी वजह से झगड़ा मत करो। बेटा जा, तू अपना काम संभाल और बहू को भी ले जा। मैं तो रह लूंगी जैसे तैसे, मेरी फिक्र मत करो बेटा। अरे माँ, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ दूं यहाँ पर अकेले? आपको इस वक्त हमारी जरूरत है। इस वक्त भी अगर आपके बेटे और बहू आपकी खिदमत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माँ, माँ, अब क्यों जिद कर रही हो? आप मेरे साथ चलो माँ। बेटा मेरा दिल नहीं लगता तेरे घर। ना कोई शहर में वहाँ आता है ना कोई जाता है। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं लगता वहाँ पर। खिड़की खोलती हूँ तो वहाँ कोई आता जाता भी दिखाई नहीं देता। सारा दिन मेरा तो अंदर बैठे बैठे दम घुटता रहता है। पार्क में जाती हूँ तो वहाँ पे भी कोई किसी से बातचीत नहीं करता। सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन है। और तेरी बीवी, उसका तो एक अपना ही नखरा है। उसका तो हर वक्त मुंह ही लटका रहता है। और फिर बच्चे हैं, बच्चे सारा दिन स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो अपने अपने कमरों में बंद हो जाते हैं, बस पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। मेरे पास तो कोई बैठता ही नहीं है। मैं तो वहाँ पे बोर हो जाती हूँ। बेटा मैं नहीं रह सकती वहाँ पे। तुझे यहाँ पे रहना है तो रह, वरना तू जा, मेरी फिक्र मत कर। तू जाकर अपना काम संभाल, मैं खुद को खुद ही संभाल लूंगी। तू जा। बस भाई, दिखा दिया कितनी फिक्र है तुम्हें माँ बाप की। मुश्किल हालात में ही पता चलता है कि कौन खिदमत करता है और कौन नहीं, कौन साथ देता है और कौन अकेला छोड़ता है। अरे नहीं लगता माँ का तुम्हारे घर दिल, तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? खुद तो तुम यहाँ रह नहीं सकते, माँ को जबरदस्ती वहाँ ले जाने पर तुले हुए हो। अरे आप जाओ अपनी बीवी को लेकर अपने शहर। मत करो माँ बाप की खिदमत, मैं अपने माँ बाप की खिदमत खुद कर लूंगी। जाओ। हाँ बेटा, फरा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम हमारी फिक्र मत करो और जाओ। मैं तुम्हारी माँ का ख्याल खुद ही रख लूंगा, मैं उसकी खिदमत कर लूंगा। तू जाओ। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ फरा, माँ बाबा को तूने ही भड़काया है, वरना अगर तू माँ को समझाती तो वो मेरे साथ शहर में चली जाती। लेकिन नहीं, तूने फसाद खड़ा करना था, सो कर लिया। तू ही नहीं चाहती कि माँ बाबा मेरे साथ जाए। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं ऑफिस से इतनी छुट्टियां नहीं ले सकता। सुनिए जी, देखिए जी, माँ बाबा का तो शहर में दिल नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए रुक जाती हूँ। मैं माँ बाप की खिदमत कर लूंगी, मुझे भी मौका मिलेगा माँ बाबा के साथ रहने का। परी तुम, लेकिन बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा? बच्चे स्कूल जाते हैं परी, वो तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे परी? और तुम यहाँ कैसे रहोगी? देखिए जी, मैं ना अपनी माँ से बात करूंगी। मैं उन्हें बोलूंगी कि वो 1 महीने के लिए आ जाए वहाँ पर। वो बच्चों को संभाल लेंगी, उन्हें स्कूल भी भेज देंगी
और उनकी सारी चीजों का ख्याल भी रख लेंगी। अब माँ जी के पास भी रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं माँ जी के पास रह जाती हूँ। वहाँ पर तो मेरी मम्मी संभाल लेगी सब कुछ, ठीक है ना? आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है परी, मैं आज ही वापसी के लिए निकल रहा हूँ। देखो, मेरी माँ का बहुत ख्याल रखना, उन्हें आराम की बहुत जरूरत है, उनकी अच्छे से देखभाल करना, ठीक है ना? जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं पूरा ध्यान रखूंगी माँ जी का। अच्छा चले ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। वैसे माँ, अगर आप मेरे साथ चलती तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता और मुझे भी बहुत अच्छा लगता। बच्चे तो सारा दिन दादी दादी करते रहते हैं, बहुत याद करते हैं वो आपको। माँ, आप तो जानती हो मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। बच्चों की पढ़ाई के लिए और मेरे काम की वजह से हमें शहर रहने पर मजबूर कर दिया है। माँ, आपको हमारे साथ ही जाना चाहिए था। वहाँ आपकी फैमिली है, आपका बेटा है, आपकी बहू है, आपके पोते पोती हैं। नहीं बेटा, अब जिंदगी कितनी ही बची है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इसी घर में रहूं, अपनी यादों के साथ। मैं चाहती हूँ मेरा जनाजा इस घर से उठे। जा, तू अपनी फैमिली संभाल, तू अपने काम संभाल, मेरी फिक्र मत कर। माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। अच्छा ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना ख्याल रखना, ठीक है? चल जा बेटा, खैर खैरियत से जाना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बाबा जी। हाँ बेटा, खैरियत से जाना, अपना ध्यान रखना। जी बाबूजी। बाबूजी, मैं भी 1 महीने यहीं पर रहूंगी। क्या भरोसा भाभी का, ये तो शहर में रहती है, इन्हें क्या पता माँ को क्या पसंद है और क्या नहीं। अरे माँ का कुछ दिल करेगा खाने को तो मैं बना दूंगी अपनी माँ को। मैं भी अपनी माँ की खिदमत करूंगी। मुझे तो भाभी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हाँ बेटा, रुक जा तू, मेरा भी दिल लगा रहेगा। मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगी, मुझे भी मौका मिलेगा अपनी बेटी के साथ रहने का। भाभी, आप तो ना सबसे पहले बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, वो जाकर धो ले। वो इतनी देर से पड़े हुए हैं कपड़े, इतने ज्यादा जमा हो रखे हैं, आप सारे कपड़े धो दीजिए। ठीक है फरा, मैं धो देती हूँ। देखा बाबूजी, जरूरत के वक्त काम तो बेटियां ही आती हैं। आपको इस वक्त जरूरत थी और आपके बेटे को आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो चला गया ना अपने घर, अपने शहर। उसे आपकी कोई फिक्र नहीं है। मैं अपना घर बार छोड़ के यहाँ आई हूँ आपकी खिदमत करने के लिए, क्योंकि मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझे ख्याल है आप सबका। आज कितनी जरूरत थी माँ को अपने बेटे की, लेकिन नहीं रुका ना भाई, वो क्या ही खिदमत करेगा बुढ़ापे में आप लोगों की। अरे फरा बेटा, उसकी नौकरी है शहर में, अब उसे इतनी छुट्टियां तो नहीं मिल सकती ना। वो भी अपनी जगह सही है, उसने अपनी बीवी को यहाँ छोड़ तो दिया। देख, तेरी भाभी यहाँ पर रुक तो गई है। अरे बाबूजी, जितना प्यार आप अपने बेटे से करते हैं ना, भाई नहीं करता आपसे। अरे 1 महीने की छुट्टी तो कहीं से भी मिल जाती है, अगर वो लेना चाहते तो ले ही सकते थे। अरे माँ से बढ़कर है नौकरी क्या? सुना ना आपने भाभी क्या कह रही थी? उनकी माँ आएगी वहाँ पर रहने के लिए। आपको इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि आपका बेटा जो कमा रहा है ना, अपने ससुराल वालों पे ही लुटा रहा है। अभी तो हमें पता चल गया कि भाभी की माँ 1 महीना रह कर जाएंगी। हमें क्या पता बाबूजी, आगे पीछे वो कितनी कितनी देर रहते हो, या फिर शायद कि भाई के ससुराल वाले तो वहीं पे पड़े रहते हो। सारी कमाई भाई उन्हीं पे लुटाता है। अपनी माँ को तो वो यहाँ छोड़ गया, अपनी सास के साथ रहेगा भाई, उसी की खिदमत करेगा, उसी पे लुटाएगा। हाँ, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। अब बहू की माँ का क्या तुक बनता है कि वो अपने बेटी के ससुराल में आकर रहे? पता नहीं ये क्या सिस्टम है। इसीलिए तो नहीं गई मैं वहाँ पर। मेरे बेटे की कमाई तो उसके ससुराल वाले खा रहे हैं। अरे 10 दिन के लिए ही तो मैं गई थी सिर्फ, याद है ना आपको? उन 10 दिनों में ही उसकी बहन, उसकी साली, उसकी माँ, उसका भाई, पता नहीं कौन कौन आ गया वहाँ पर। मेरा तो जी कुड़ता है वहाँ पर। मुझसे ये देखा ही नहीं जाता कि मेरे बेटे की इतनी मेहनत से कमाई हुई सारी दौलत उसके ससुराल वाले खा रहे हैं। कैसे आके ऐशिया करते हैं मेरे बेटे की कमाई पर, मुझसे नहीं देखा जाता। इसीलिए तो मैं वहाँ पर नहीं गई। माँ जी, आपके लिए दलिया बना दूं क्या? भाभी जी, ये माँ क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि जब वो लास्ट टाइम 10 दिन के लिए आपके घर गई थी तो आपकी माँ, आपकी बहन सब वहीं पे पड़े रहते हैं। ये क्या भाई की सारी कमाई आप अपने मेके वालों पे ही लुटाई जा रही हैं? ये कैसी बातें कर रही हो फरा तुम? तुम्हें तो पता है कि मेरा मेका वहीं पर है।
मेरा भाई और मेरी भाभी वो दोनों वहीं पे रहते हैं। और तो और मेरी छोटी बहन की तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो उसका दिल करता है बच्चों से मिलने का, तो वो आ जाती है कभी कभी। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं सारी कमाई अपने मेके वालों पे लुटा रही हूँ। और आपको जो लगता है कि सारी कमाई मैं अपने मेके वाले पे लुटा रही हूँ, तो फरा तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भाई की एक अपनी फैमिली है और शहर में रहना कितना मुश्किल है। इतने खर्चे होते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस, घर के इतने खर्चे। मैं कमाई बचेगी तभी अपने मेके वालों पे लौटाऊंगी ना। हम अपने खर्चे पूरे कर ले, यही बड़ी बात है। और फरा 20,000 रुपए तो वो माँ बाबा को देते हैं, माँ बाबा की जरूरत और खर्चे के लिए। बहू तो कहना क्या चाहती है? अरे क्या तुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारा बेटा हमें 20,000 रुपए देता है जो खर्चा? अरे हम उसके माँ बाप हैं, उसका फर्ज बनता है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो। मैं तो सिर्फ फरा को ये बता रही थी कि इसके भाई की इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं अपने मेके वाले पे लौटाऊं। इतने तो खर्चे होते हैं, बचते ही नहीं पैसे। अरे बहू, मेरी सब समझ में आ रहा है कि तू क्या कहना चाह रही थी और क्या नहीं। जा तू अपना काम कर ले, यहाँ खड़ी होकर बहस मत कर। तुझे जो कहना था वो तूने कह लिया। हम सब ने सुना है कि तूने क्या कहा है और क्या नहीं, और तेरी बात का क्या मतलब था और क्या नहीं। लेकिन बाबूजी, जमीन बेचने की क्या जरूरत पड़ गई है? बेटा, तेरी माँ चाहती है कि हम अपनी जिंदगी में अपने सारे फर्ज को निभा दें। हम अपनी जिंदगी में ही अपनी सारी जायदाद अपनी औलाद को दे दें, उनके हिस्से उनको दे दें। मेरे पास जितनी भी जमीन जायदाद बची है, मैं चाहता हूँ कि मैं बराबर बराबर दोनों को दे दूं। लेकिन बाबूजी, बराबर बराबर का क्या मतलब? फरा को उसका हिस्सा दे तो दिया था हमने। अरे बेटा, वो तो दामाद जी मुश्किल में थे, इसीलिए कुछ दुकानें मैंने फरा को दे दी थी। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि बाकी की सारी जायदाद तुम्हारी होगी। लेकिन पापा, जितना हिस्सा उसका बनता था आपने उतनी सारी दुकानें फरा को दे दी थी। देखो बेटा, वो मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है, जैसे तुम इस घर के बेटे हो, वैसे फरा भी इस घर की बेटी है। और जो कुछ अभी मेरे पास बचा है वो मैं तुम दोनों को आधा आधा दूंगा। ठीक है बाबूजी, मैं देखता हूँ, 1-2 दिन में मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी से आ जा। अरे बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रॉपर्टी पर। आखिर ये प्रॉपर्टी बाकी तो बाई की ही है ना, बाई का ही हिस्सा बनता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे माँ, अभी तो आप लोग जिंदा हैं, क्या जरूरत है अभी से हिस्से करने की? अभी तो आप दोनों मेरे साथ हैं। आप लोग तो ऐसे ही बस। अरे फरा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसे कैसे सोच लिया तुमने कि ये सब कुछ तुम्हारे भाई का है? क्या तू इस घर की बेटी नहीं है? तू इस घर में पैदा नहीं हुई? खैर, तेरे भाई की कॉल आई थी, उसे बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए। अरे हमारे पास पैसे कहाँ से आए? तो इसका मतलब यही हुआ ना कि प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। और बेटा, अगर तेरे भाई ने ये जमीन बेच दी, वो तो अपना बिजनेस कर लेगा, अपनी फैमिली को संभाल लेगा। तुझे क्या देगा वो? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे मरने के बाद वो तुझे बुलाएगा। वो तो तुझसे अभी ही सलूक अच्छा नहीं रखता, बाद में क्या वो खाक अच्छा रखेगा? हाँ बेटा, तेरी माँ को जब जरूरत थी ना, तो तूने अपनी माँ का ख्याल रखा है। पूरा एक माह अपनी माँ की खिदमत की है। तेरा भाई तो चला गया। बेटा, तुझे मैं जो भी दे रहा हूँ ना, अपनी कमाई से दे रहा हूँ। देखा था ना बहू ने कैसे हमें 20,000 का ताना दे दिया। तो तुझे तेरे भाई भाभी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुझे मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ ना, अपनी खुशी से दे रहा हूँ। बेटा, हम वो माँ बाप नहीं है जो सिर्फ बेटे की सोचते हैं। अभी तो हम जिंदा हैं तो तुझे बुला लेते हैं। कल को तुझे लग रहा है कि तेरे भाई भाभी तुझे बुला लेंगे जैसा उन लोगों का तुम्हारे साथ सलूक है? हाँ मम्मी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर सारी प्रॉपर्टी भाई की होगी ना, तो भाभी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा देगी और अपने मेके वालों की खिदमत करेगी और उन्हीं पे लुटाएगी सिर्फ। मम्मी, अभी तो आप लोग जिंदा हो, आपके सामने भाभी मेरे साथ इतना बुरा सलूक करती है। मैं तो सोच रही हूँ कल को भाभी मेरे साथ क्या सलूक करेगी। मम्मी, मैं कैसे आऊंगी अपने मायके? मम्मी, आपने भी देखा ना, 1 महीना हो गया, भाभी ने तो मुझसे ढंग से बात तक नहीं की। मम्मी, इसीलिए तो बेटा कह रही हूँ, हम तुझे मजबूर छोड़ के नहीं जाएंगे। आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम होगी ना, तो तब जब तेरा दिल करेगा
तब तो आएगी यहाँ पर, अपनी मर्जी से राज करेगी तो यहाँ पर। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अभी तो आपके नाम प्रॉपर्टी है तो आप कुछ कर लेंगी। अगर भाई के नाम प्रॉपर्टी होगी ना, वो तो आपको भी नहीं पूछेगा। भाई को तो जरा लिहाज नहीं रहा और ना ही किसी किस्म का डर। भाई ने तो शहर में अपना घर बसा लिया है। वैसे भी भाई कौन सा गांव में रहता है, वो तो यहाँ आकर देखता भी नहीं है। इसीलिए बेटा, हम तुझे ऐसे छोड़ के ही नहीं जाएंगे कि तुझे अपने भाई भाभी का मुंह देखना पड़े। तेरे नाम प्रॉपर्टी होगी तो अपने हक से आएगी। माँ, आप ये सब छोड़ो, अंदर रूम में चलो। देखो यहाँ कितनी गर्मी है। मैं आपके लिए अभी दवाई लेकर आती हूँ। आप दोनों रूम में चलो। हाँ हाँ, कितना ख्याल है मेरी बेटी को मेरा, मुझे पता है। सिर्फ एक तुझे को तो ख्याल है हमारा। आज तो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। अरे, भाई ने खुद तो शहर में घर बसा लिया और मेरी शादी गांव में कर दी। ये समझते क्या है, क्या सोचते हैं ये कि वो शहर में रहेंगे और सारी जमीन बेचकर बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और आराम से जिएंगे, और मैं यहाँ पे गांव में सरती रहूंगी। अब आएगा ना मजा, जब भाई की प्रॉपर्टी से भी मुझे आधा हिस्सा मिल जाएगा। किसी ने मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। अरे, मेरे ससुराल में तो मेरी 3 नंदे हैं, इनकी सारी कमाई तो उन नंदों में ही चली जाती है। मेरी ख्वाहिशात कब पूरी होंगी? अब मैं अपने मायके वाली सारी प्रॉपर्टी बेचकर अय्याशी करूंगी, सही ऐश करूंगी, मैं भी आराम से जीऊंगी। अब आएगा ना मजा। भाभी, ये काम तो बाद में भी होते रहेंगे। 11 बज चुके हैं। आपको पता था ना कि आज कोर्ट जाना है। भाई और पापा हमारा आज वहाँ पे वेट कर रहे हैं। जल्दी चलें भाभी। हाँ हाँ फरा, मैं बस आ ही रही थी। भाभी, आपको भाई ने अच्छी तरह से बता दिया ना कि प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा मैं भी ले रही हूँ। कहीं ये ना हो कि आप वहाँ जाकर मुंह बनाओ। वैसे तो भाई मुझसे बात ही नहीं कर रहे। हाँ, मुझे क्या, नहीं करते तो ना करे। मेरा भी तो आधा हिस्सा बनता है ना, मेरा भी हक है। आखिर मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ ना। आप भाई को समझा लीजिएगा अच्छी तरह से कि मुझे ज्यादा आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं फरा, तुम्हारे भाई तुम्हें क्यों आंखें दिखाएगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम्हारा भाई तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं तो सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई को बहुत बुरा लग रहा है कि पापा आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं। भाई तो ये चाहते हैं कि मैं सब कुछ साइन करके भाई को ही सब कुछ दे दूं। अपना हक तो मैं लूं ही ना। भाई क्यों ना लूं मैं अपना हिस्सा? मैं भी तो इसी घर में पैदा हुई हूँ ना। मैं तो अपना पूरा हिस्सा लूंगी। पूरा आधा हिस्सा मेरा बनता है, मैं तो लूंगी अपना हिस्सा। एक और बात भाभी, मुझे ना पूरा हिस्सा चाहिए, यहाँ तक कि इस घर में भी। अरे, कल को अगर आप मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं खुद यहाँ पर आकर पूरे हक से रहूंगी तो सही। आप लोगों का क्या भरोसा? अब भाई तो मुझसे अभी से बात नहीं करता, कल का उसका क्या भरोसा, वो तो मुझे बुलाएगा ही नहीं। मैं फिर क्या करूंगी? इसलिए मुझे तो पूरा हिस्सा चाहिए अपना। वैसे भाभी, भाई अकेले हैं, इकलौते बेटे हैं, लेकिन अगर सोचा जाए उनका अगर एक और भाई होता तब भी तो आधा हिस्सा उसे देना ही था ना। तो मैं क्यों ना हिस्सा लूं? देखिए भाभी, अगर राई के 2 दाने भी होते ना तो उसमें से भी मैं अपना एक हिस्सा ले लेती। भाई तो मुझे सुबह से आंखें दिखा रहे हैं, मैंने तो उसे कुछ बोला ही नहीं, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। अब ये ना हो कोर्ट में इतने सारे लोग होंगे और वो इंसल्ट ही कर दे। उसे अच्छे से समझा लेना कि प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मेरा है और मैं लेकर रहूंगी, और मैं खुद भी उसे अच्छे से बता दूंगी। और वैसे भी भाभी, जब मम्मी पापा हम दोनों को बराबर चाहते हैं, एक जितना प्यार करते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी में भी हिस्सा एक जितना ही होना चाहिए ना। और मम्मी पापा मुझे खुद आधा हिस्सा दे रहे हैं, तो भाई को क्या परेशानी है? और वैसे भी भाभी, कानूनी तौर पे भी मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। मैं तो अपना आधा हिस्सा लेकर रहूंगी। आजकल क्या लड़का क्या लड़की बराबर ही होता है सब में। अरे फरा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारा हक है, कौन तुम्हें मना करेगा? ठीक है भाभी, जब आपकी समझ में आ गया तो आप भी भाई को समझा ही लेना। ठीक है भाभी, जल्दी से चलते हैं, कहीं हम लेट ही ना हो जाए। फरा, ये तुम अच्छे से देख लो, सही तरह से देख लो, फिर हम चलते हैं कोर्ट में। ठीक है, सही से देख लेना। जी भाभी। भाभी, हम कोर्ट जाने के लिए बहुत लेट हो रहे हैं, और इस टाइम आप मुझे क्या दिखा रही हैं कि पापा का ऑपरेशन, पापा के पाँव का ऑपरेशन,
मम्मी की आंख का ऑपरेशन, मम्मी के दिल का ऑपरेशन, ये हिसाब किताब। भाभी आप ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो? मुझे भी पता है भाभी कि पापा के ऑपरेशन में 6 लाख रुपए लगे थे और मम्मी के हार्ट ऑपरेशन में 4 लाख रुपए लगे थे। और ये मम्मी की आईज का ऑपरेशन, भाभी ये भी लिखा हुआ है आपने। वाह क्या बात है भाभी, आपने तो अपने सास ससुर के सारे खर्चे लिखे हुए हैं। ये क्या, मेरी शादी में लगे 40 लाख रुपए, ये क्या है भाभी? अरे फरा और भी है, पढ़ो आगे भी पढ़ो। मेरी पहली सालगिरह पर एक दामाद जी की अंगूठी और एक मेरी अंगूठी। आगे भी पढ़ो फरा, पूरा पढ़ो ना। मुन्ने की पैदाइश में 12 तोला सोना और एक दुकान। 10 लाख रुपए दामाद जी को दिए जब उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। अरे फरा तुम रुक क्यों जाती हो बार बार, पढ़ो ना पूरा। हर तुम्हारे चक्कर में 20,000 रुपए और 1 लाख का साथ सामान। भाभी आपने ये सब क्यों लिख रखा है? अरे फरा पहले तुम सारा पढ़ तो लो। घर की रिपेयरिंग में लगे पूरे 7 लाख रुपए। भाभी ये सब आप मुझे क्यों दिखा रही हो? मुझे क्या लेना देना इन सब से? आपको पता है ना हम कोर्ट जाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो फिर इन सब चीजों में टाइम वेस्ट क्यों कर रही हैं आप? बस फरा मैं तुम्हें ये सब याद दिला रही थी कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारे भैया की नौकरी लगने के बाद के खर्चे हैं जो तुम्हारे भैया ने अपनी खर्च से सारे खर्चे किए हैं। आपके भाई ने अपना सारा कुछ कमाया हुआ अपने घर दे दिया, एक भी रुपया उन्होंने अपने पास नहीं रखा, ना ही जरा सी सेविंग की है। हाँ तो भाई का फर्ज बनता है ना, वो इस घर का बेटा है, वो कमा कर नहीं देगा तो और कौन कमा कर देगा? और मुझे ये सब आप क्यों दिखा रही हैं? और ऐसे छोटे छोटे खर्चे कौन लिखता है भाभी? ये जो आपने इतनी लिस्ट बना रखी है, इतने खर्चे लिख रखे हैं, फरा छोटे छोटे खर्चे तो मैंने भी लिखे ही नहीं है। आपके भाई हर महीने 20,000 रुपए देते हैं अपने माँ बाप को, जबकि किचन का सारा सामान, घर का सारा राशन मैं खुद अपने हाथों से खरीद के ला कर देती हूँ। फिर तुम बताओ, जब माँ बाबूजी को 20,000 रुपए हर महीने देते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ये खर्चे तो अभी मैंने लिखे ही नहीं। अरे आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ये सब मुझे क्यों दिखा रही हैं? मैं तुम्हें ये सब इसलिए दिखा रही हूँ फरा, क्योंकि तुम्ही ने तो बोला है कि अगर राई के 2 दाने हैं तो तुम्हें उसमें भी 1 दाना चाहिए। हाँ तो मुझे चाहिए, इस घर पर और इस प्रॉपर्टी पर मुझे आधा हिस्सा चाहिए। अब समझ आ रहा है आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं, ताकि यहाँ पर टाइम वेस्ट हो और हम कोर्ट ना पहुँच सके, हमें देरी हो जाए। आप चाहे जो कुछ भी कर ले, मैं अपना हिस्सा कभी नहीं छोड़ूंगी, हर चीज में बराबर का हिस्सा लूंगी मैं। अरे फरा गुस्सा मत करो, आराम से लेना तुम अपना सारा हिस्सा, तुम्हारा हक बनता है हर चीज में अपना आधा हिस्सा लेना और आधा हिस्सा डालना, क्योंकि तुम इस घर की बेटी हो, तुमने इस घर में आंख खोली है। कौन मना कर रहा है तुम्हें तुम्हारा हिस्सा लेने से? हमें तो कोई मसला नहीं है। सही कह रही हो तुम, तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें कौन मना कर रहा है? लेकिन इनकी नौकरी के बाद इन्होंने जितना भी कमाया है, जितना भी घर पे लगाया है, जितने भी बड़े बड़े खर्चे किए हैं, माँ बाप की सारी जिम्मेदारियाँ और आप तक की सारी जिम्मेदारियाँ उठाई हैं, क्योंकि वो इस घर के बेटे हैं, उन्होंने ये सब किया है, तो आप भी तो इस घर की बेटी है, तो मेरे हिसाब से इन सब का भी तो आधा होना चाहिए ना, क्योंकि बराबर बराबर का हक है। जब तुम खुद कह रही हो फरा कि राई का दाना भी एक तुम्हें मिलना चाहिए, तो फिर इन सब में भी तो तुम्हारा हिस्सा बनता है ना, ये भी तो आधा आधा ही होना चाहिए कि सही तरह से आधा हो। ये क्या बात हुई भाभी? अगर मम्मी पापा के लिए भाई ने कुछ किया है तो वो उसका फर्ज बनता है, एहसान किस बात का है? और आपने मेरी शादी तक का खर्चा लिखा हुआ है, मैं वो क्यों दूंगी? अरे बेटी की शादी करना हर माँ बाप का फर्ज होता है, आपने क्या कोई नया काम किया है? फरा तुम्हारी शादी में हमने औकात से ज्यादा पैसे लगाए थे, 10 लाख भी नहीं लगाता था उस वक्त कोई शादी में। आपके भैया ने सोचा आपकी एक अच्छे घर में शादी होनी चाहिए, इसीलिए शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए हमने 40 लाख रुपए लगाए थे उस वक्त। आपके भाई ने हमेशा ये सोचा है कि आपके ससुराल में इज्जत बनी रहे, कभी किसी चीज की कमी ना हो। तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे भैया ने अपने कमाए हुए पैसों का 1-1 रुपया लगा दिया था, अपनी सारी सेविंग्स तुम पे लुटा दी थी। और अगर तुम इतना आधे आधे की बात करती हो तो ठीक है, फिर इसमें जितना भी खर्चा लिखा हुआ है ना,
उसका आधा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। भाभी, शादी का छोड़े, आपने तो मामा बाबा का भी लिखा हुआ है इसमें। अब भाई नहीं करेगा माँ बाप पर खर्च तो कौन करेगा? मैं थोड़ी ना आऊंगी अपने ससुराल से। अगर भाई महीने का 20,000 रुपए देते हैं तो भाई का फर्ज बनता है। नहीं फरा, तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम बराबर का हिस्सा लोगी तो तुम्हें बराबर का हक भी अदा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जितना हिस्सा बनता था वो तो हमने तुम्हें दे दिया। जो दुकान तुम्हें हमने दी थी वो इतनी बड़ी मार्केट में बनी हुई है, जानती भी हो उसकी क्या वैल्यू है। और उस दुकान के हर महीने से जो किराया आता है वो तुम्हारी जेब में ही आता है, हमारे पास तो नहीं आता। अब तुम कौन से हिस्से की बात करती हो? इसीलिए अगर तुम अब भी आधे हिस्से की दावेदार हो तो तुम्हें इन सब में आधा हिस्सा देना ही होगा। और तो और मम्मी पापा की जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी पड़ेगी। अब एक की जिम्मेदारी हम उठाएंगे और एक की तुम। या तो आप माँ को अपने पास रख लो या फिर बाबूजी को। तुम्हें माँ या बाप में से जो सही लगे तुम उन्हें अपने पास ले जाओ और एक की जिम्मेदारी हम खुद उठा लेंगे। एक की खिदमत तुम्हें करनी पड़ेगी और एक की खिदमत तुम्हारा भाई और मैं कर लूंगी। हमें कोई मसला नहीं है तुम्हें तुम्हारा आधा हिस्सा देने का। तुम अपना पूरा आधा हिस्सा लो, लेकिन एक बात याद रखो, इस प्रॉपर्टी और इस घर से आधा हिस्सा लेने के बाद कल को जब तुम अपने बच्चों की शादी करोगी ना, अपने भाई भाभी से कोई उम्मीद मत रखना। हम उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। कहीं ये ना हो बाद में तुम रोती भी रहो और अपने भाई भाभी को ही बुरा साबित करती रहो कि मेरे बच्चों के ये रस्म अदा नहीं की, इसमें इतना खर्चा नहीं किया, इसमें इतने पैसे नहीं दिए, इतने नेक नहीं दिए। जो सारे भाई और भाभी देते हैं वो सब कुछ उसकी उम्मीद तुम हमसे मत रखना। फिर जितने भी पैसों वाली रस्म होगी ना वो हम नहीं करेंगे और ये सारी ड्रामेबाजी मत करना फिर। और फिर तुम्हारी औलाद के जहेज में हम जरा भी हिस्सा नहीं डालेंगे और ना ही जरा सा भी जहेज मनाएंगे। जैसे दो भाई अलग और अपनी अपनी औलाद की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, फिर अपने अपने घर के हो जाते हैं। इसी तरह तुम अपना घर संभालना फिर और हम अपना संभाल लेंगे, क्योंकि हमने तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया था। अब तुम अपने भाई के हिस्से से ले रही हो तो फिर तो यही बनेगा। अब तुम अपने भाई के हिस्से में से भी आधा हिस्सा ले रही हो तो तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आना और जाना, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊंगी। मैं तुम्हारे भैया को समझा दूंगी फरा कि वो तुम्हें बिल्कुल भी आंखें मत दिखाएं, क्योंकि ये तो तुम्हारा हक बनता है ना, बकौल तुम्हारे, क्योंकि बाबूजी की प्रॉपर्टी है, वो जिसे चाहे अपनी प्रॉपर्टी दे। ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने अपना हिस्सा ले लिया है। हाँ लेकिन फरा, कोर्ट से वापसी पर मुझे बता। फरा, जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी की थी ना तो उसकी यही सोच थी कि तुम्हें किसी चीज की कमी न रहे। इसीलिए तो तुम्हारे भाई ने बाद में तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दे दिया था ताकि तुम्हें किसी चीज की मुश्किल ना हो। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल कैसे आया कि तुम अपने भाई के हिस्से में से भी हिस्सा लेना चाहती हो। आपको तो छोड़ो, माँ बाबूजी ने भी ऐसा कैसे सोच लिया? जिन बेटियों को हिस्सा ना मिले वो अपना हिस्सा मांगे तो बनता भी है, लेकिन हमने तो तुम्हें हिस्सा दे दिया था ना। तुम्हारे भाई ने तो सारे फर्ज निभाए हैं, यहाँ तक कि उसने खुद सेविंग नहीं की, बल्कि तुम सबकी ख्वाहिशात को पूरा किया है हमेशा। हमने तो अपने पास कुछ रखा ही नहीं, हमने तो कुछ सेविंग नहीं की। आज तक हम अपना शहर में घर तक नहीं बना सके, जबकि वहाँ पे किराए इतने महंगे हैं, हमें मुश्किल होती है। हमारा ख्वाब है कि हम अपना घर बनाएं। हमने तो सोचा था जो हिस्सा हमें यहाँ से मिलेगा हम उन सबको बेच के शहर में अपना घर बना लेंगे, लेकिन तुमने इस पे भी अपनी नजर रख ली। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, आज तक माँ जी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, सोने की चीज तो दूर, कभी कपड़े भी नहीं खरीद के दिए। और तुम्हें, तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, हर साल माँ जी तुम्हें सोने की चीजें गिफ्ट करती हैं। मैं तो बस यही सोचती रही, कोई बात नहीं, माँ जी है, तुम उनकी छोटी बेटी हो, लाडली हो, खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम भी ऐसा करोगी मैंने सोचा ही नहीं था। भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। मैं आपको कैसे बताऊं भाभी, आपने तो मेरी बहुत ही अच्छे घर में शादी की थी, लेकिन मेरे तीन नंदों का खर्चा
मेरे शोहर उठाते हैं। पिछले 1 साल से इनको भी बिजनेस में लॉस हो रहा है। खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता है। अब तो तीनों नंदों की शादी भी करनी है। इनमें कुछ तो मैं अपनी माँ से ले जाती हूँ। और मेरी सास, वो तो ना हमें प्रॉपर्टी बेचने देती है और ना ही कोई नया बिजनेस करने देती है। बस इसीलिए भाभी मुझे थोड़ा लालच आ गया था। मैं वो सब भूल गई थी जो आपने और भाई ने मेरे लिए किया है। मुझे माफ कर दे भाभी। और भाभी, माँ बाबू जी की भी कोई गलती नहीं है। मैं ही उन्हें 1 महीने से भाई के खिलाफ भड़का रही थी। मैंने ही उन्हें भाई के खिलाफ किया। मुझे माफ कर दे। मेरे इन बातों की वजह से माँ बाबू को इतना गुस्सा आया और उन्होंने ये फैसला लिया। फरा, तुम इतनी परेशानी में थी और तुमने हमें बताया भी नहीं। फरा, तुम रोना बंद करो। फरा, अगर दामाद जी को इतनी जरूरत थी तो तुम्हें अपने भाई को बताना चाहिए था ना। तुम्हारे भाई क्या तुम्हें मदद करने से इनकार करते? वो तो हमेशा तुम्हारी मदद करते हैं। भाभी, मुझे बार बार मांगना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं भूल गई। मुझे लालच आ गया। मैंने अपने भाई से भी नजर रख ली। मेरे भाई ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस घर में लगा दी। मुझे लालच आ गया। फरा, तुम शादी के बाद पराई नहीं हो गई, इसलिए जब तुम मुश्किल में हो तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपने भाई और अपने माँ बाप को अपनी मुश्किल बताओ ताकि हम उसका कोई हल निकाल सकें। भाभी, अब कितनी अच्छी है। मैंने आपका बुरा चाहा, फिर भी आप मेरा सोच रही हैं। मुझे माफ कर दे भाभी। मुझे सिर्फ रिश्ते चाहिए। मुझे अपना मैका चाहिए। मुझे माफ कर दे। मुझसे बदगुमान मत होइएगा। भाभी, अगर मैं ये प्रॉपर्टी ले लेती तो मेरा तो मैका खत्म हो जाता। शुक्र है कि मेरी टाइम से ही आंखें खुल गई। भाभी, मुझे माफ कर दे। भाभी, आपने तो मेरे बहुत अच्छे घर में शादी की थी। अगर बिजनेस में लॉस हुआ ये तो मेरी किस्मत का कसूर है। आप लोगों का तो इसमें कोई कसूर नहीं। अरे फरा, इस तरह किस्मत को बुरा नहीं कहते। अगर तुम मुश्किल में हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा पूरा साथ देंगे और तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। चलो जल्दी से चलो, कोर्ट के लिए लेट हो रहा है। आपके भैया और आपके पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं भाभी, मुझे नहीं जाना कोर्ट। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं अभी पापा को फोन करके मना करती हूँ। मैं इतनी जालिम थोड़ी ना हूँ कि अपने भाई का हिस्सा ले लूँ। आपने मुझे मेरा हिस्सा दिया, इसके बावजूद आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं। मुझे अपने भाई और भाभी को नहीं खोना। मुझे अपना मैका खत्म नहीं करना। मेरी तो किस्मत अच्छी है जो मुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।